नमस्कार। सीटेट की तैयारी कैसी चल रही है? चलिए आज पर्यावरण विज्ञान के कुछ सबसे जरूरी और मजेदार कॉन्सेप्ट्स को फटाफट रिवाइज करते हैं। ये सब एनसीईआरटी पर बेस्ड हैं और एग्जाम में यहां से सवाल बनते ही बनते हैं। तो तैयार हो जाइए एक दमदार रिवीजन के लिए। अच्छा, कभी सोचा है कि एक बाघ घने अंधेरे में भी कैसे देख लेता है? या फिर ये स्लॉथ ये अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ 8-10 पेड़ों पर ही क्यों बिता देता है? देखिए, ये सवाल सिर्फ सुनने में मजेदार नहीं है, बल्कि सीटेट एग्जाम में आपकी समझ को परखने का एक तरीका है। तो चलिए आज इन कमाल के जीवों के कुछ राज जानते हैं। देखिए, किसी भी जानवर की खासियत जानने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि वैज्ञानिक इस पूरी जीवित दुनिया को अरेंज कैसे करते हैं, मतलब इसका वर्गीकरण कैसे करते हैं। यही वो पहली सीढ़ी है जिससे हम पूरे एनिमल किंगडम को आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्तनधारियों की, यानी मैमल्स की। इनकी सीधी सी पहचान है, ये वार्म ब्लडेड होते हैं, मतलब गर्म खून वाले, और अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। इस ग्रुप में कौन कौन है? अरे हम इंसान, गाय भैंस से लेकर उड़ने वाला इकलौता मैमल यानी चमगादड़ और पानी में रहने वाली वो विशाल व्हेल मछली, वो भी इसी ग्रुप में आती है। इसके बाद आता है सरीसृप यानी रेप्टाइल्स का ग्रुप। ये होते हैं कोल्ड ब्लडेड, मतलब ठंडे खून वाले जानवर जो रेंग कर या सरक कर चलते हैं। नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? छिपकली, सांप, मगरमच्छ, है ना? और हाँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ज्यादातर रेप्टाइल्स से अलग मगरमच्छ का दिल हम इंसानों की तरह ही 4 चेंबर वाला होता है। और आखिर में बात करते हैं कीटों की, यानी इंसेक्ट्स। ये तो धरती पर सबसे बड़ा और सबसे अलग अलग तरह का ग्रुप है। इसमें चींटियों और मधुमक्खियों जैसे सोशल इंसेक्ट से लेकर तिलचट्टा तक सब कुछ आता है। और हाँ, तिलचट्टे से जुड़े सवाल तो सीटेट में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो इसे ध्यान में रखिएगा। जानते हैं, जानवरों को सिर्फ अलग अलग ग्रुप्स में बांटना ही काफी नहीं है, ये समझना भी बहुत मजेदार है कि वो एक दूसरे के साथ रहते कैसे हैं। कुछ रिश्ते होते हैं परजीवी, मतलब पैरासाइट, जहां एक तो फायदा उठाता है पर दूसरे को नुकसान पहुंचाता है, जैसे जोंक। वहीं दूसरी तरफ कुछ रिश्ते होते हैं सहजीवी, सिम्बियोटिक, जहां दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है, जैसे लाइकेन में शैवाल और फंगस का रिश्ता। चलिए, अब जब हमने क्लासिफिकेशन की बेसिक बातें समझ ली हैं, तो कुछ खास जानवरों की दुनिया में चलते हैं और उनकी उन जबरदस्त एबिलिटीज को जानते हैं जो उन्हें सीटेट एग्जाम का एक हॉट टॉपिक बना देती हैं। तो मिलिए दुनिया के सबसे आलसी जीव से, स्लॉथ। ये जनाब दिन में करीब 17 घंटे सोते हैं, वो भी पेड़ से उल्टा लटक कर। जानते हैं क्यों? क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है और ये जो पत्तियां खाते हैं उनसे ज्यादा एनर्जी मिलती नहीं। इसीलिए तो अपनी पूरी 40 साल की जिंदगी ये मुश्किल से 8-10 पेड़ों पर ही निकाल देते हैं। और अब देखिए स्लॉथ से एकदम उल्टा, विशालकाय हाथी। इतना बड़ा शरीर, दिन में 100 किलो से ज्यादा पत्तियां खाना और नींद सिर्फ 2 से 4 घंटे। कमाल है ना? ये इनकी एक अद्भुत क्षमता है जो इन्हें खाने की तलाश में ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने में मदद करती है। अब बात करते हैं जंगल के राजा बाघ की। क्या आप जानते हैं कि रात में इनकी देखने की ताकत हम इंसानों से 6 गुना ज्यादा होती है? 6 टाइम्स बेटर। ऐसा इनकी आंखों के पीछे एक स्पेशल लेयर की वजह से होता है, जिसे टेपेटम लुसिडम कहते हैं। ये रात में कम से कम रोशनी को भी बढ़ा देती है, जिससे इन्हें अंधेरे में शिकार करने में मदद मिलती है। लेकिन बाघ की सुपर पावर सिर्फ उसकी आंखें नहीं है, उसकी मूंछें वो इतनी सेंसिटिव होती हैं कि हवा में हुई जरा सी भी वाइब्रेशन को महसूस कर लेती हैं। मतलब ये हवा से हिलती पत्तियों और किसी जानवर की हल्की सी हरकत के बीच का फर्क भी पहचान सकती हैं। ये तो किसी इनबिल्ट रडार सिस्टम जैसा है जो इसे एक परफेक्ट शिकारी बनाता है। पर दुख की बात यह है कि जानवरों की यही अनोखी और अविश्वसनीय क्षमताएं ही कई बार उनकी दुश्मन बन जाती हैं। शिकारी इन्हीं के लिए उन्हें अपना निशाना बनाते हैं। हाथी को उसके दांतों के लिए, गैंडे को उसके सींग के लिए और कस्तूरी मृग को उसकी मनमोहक खुशबू के लिए मारा जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि ये खासियतें एक 2-धारी तलवार की तरह हो सकती हैं। तो चलिए जमीन के शिकारियों से अब आसमान की ओर चलते हैं और पक्षियों की इस खूबसूरत दुनिया को देखते हैं। इनके घोंसले बनाने की तकनीक से लेकर इनकी फिजिकल एबिलिटीज तक, पक्षी अपने आप में अडैप्टेशन के बेस्ट एग्जाम्पल हैं। अच्छा, मैना और उल्लू की गर्दन की हरकतों को लेकर अक्सर कंफ्यूजन होता है। तो याद रखिए, मैना अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे करती है।
वहीं दूसरी तरफ उल्लू अपनी गर्दन को लगभग 270 डिग्री तक घुमा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी गर्दन में एक्स्ट्रा वर्टिब्रे यानी अतिरिक्त कशेरुक होते हैं जो उसे ये कमाल की फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। और पक्षियों की इंजीनियरिंग तो देखिए क्या कमाल की होती है। दर्जन चिड़िया अपनी चोंच को सुई की तरह इस्तेमाल करके पत्तियों को सिलकर घोंसला बनाती है। नर बया पक्षी एक से बढ़कर एक खूबसूरत घोंसले बुनता है और फिर मादा उनमें से बेस्ट वाला चुनती है। और कलचिड़ी तो पत्थरों के बीच जमीन पर ही अपना घर बना लेती है। हर घोंसला अपने माहौल के हिसाब से एक परफेक्ट डिजाइन है। देखिए, जैसे जानवर अपने माहौल में ढलते हैं, वैसे ही हम इंसानों ने भी सदियों से कुदरत के साथ अपना रिश्ता बनाया है और उसे बदला भी है। तो चलिए अब जरा पर्यावरण के साथ इंसानी जुड़ाव पर नजर डालते हैं, पुराने जमाने के लोगों से लेकर आज के एडवेंचरर्स तक। सोचिए, आज से 1000 साल से भी पहले उज़्बेकिस्तान से एक यात्री भारत आए थे जिनका नाम था अल बिरूनी। वो यहाँ के वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, खासकर यहाँ की बावड़ियों और तालाबों को देखकर दंग रह गए थे। उन्होंने अपनी किताब किताबुल हिंद में यहाँ के लोगों की इंजीनियरिंग की खूब तारीफ की है। और एक और प्रेरणा देने वाली कहानी है बछेंद्री पाल की। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से निकलकर उन्होंने बहुत बड़ा सपना देखा और अपनी कड़ी मेहनत और हिम्मत के दम पर 23 मई 1984 को इतिहास रच दिया। वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। वैसे नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब जरा अपने ज्ञान को प्रैक्टिकली टेस्ट करते हैं। सीटेट के एग्जाम में अक्सर कैलकुलेशन और मैप रीडिंग से जुड़े सवाल आते हैं, तो आइए देखते हैं कि इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाए। ट्रेन की स्पीड वाले सवाल तो सीटेट के क्लासिक क्वेश्चन हैं। इन्हें सॉल्व करने के बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, फॉर्मूला याद रखिए, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूसरा, यूनिट्स पर ध्यान दीजिए। अगर किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो सीधे 5/18 से गुणा कर दीजिए। बस फिर वैल्यूज को फॉर्मूला में डालिए और सॉल्व कर लीजिए। भारत का नक्शा ये सीटेट का एक और बहुत ज़रूरी टॉपिक है। ये जानना ज़रूरी है कि कौन से राज्य अरब सागर के किनारे हैं और कौन से बंगाल के खाड़ी के। एक छोटी सी ट्रिक देता हूँ। अरब सागर से सटे राज्यों को याद रखने के लिए आप KKGGM याद रख सकते हैं: केरल, कर्नाटक, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र। तो इस रिवीजन के आखिर में एक सवाल, इनमें से कौन एक सामाजिक कीट है, यानी जो एक बड़ी कॉलोनी में साथ मिलकर रहता और काम करता है? इसका सही जवाब है सी, दीमक। यह हमें याद दिलाता है कि ये कुदरती दुनिया कितने जटिल समाजों और रिश्तों से भरी हुई है, ठीक हमारे पैरों के नीचे। तो सीखते रहिए, खोजते रहिए और सीटेट एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प YouTube मैराथन क्लास के ज़रूरी हिस्सों को समझने वाले हैं। ये क्लास CTET परीक्षा के लिए NCERT EVS पर आधारित थी। तो इस सारी जानकारी में से हम कोशिश करेंगे कि सबसे अहम और चौंकाने वाली बातें निकाल सकें। बिल्कुल, ताकि कम समय में एक अच्छी समझ बन जाए। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीवों के वर्गीकरण की। स्रोत में ये कैसे बताया गया है? हाँ, तो स्रोत में मुख्य रूप से 3 श्रेणियों पर फोकस किया गया है: स्तनधारी यानी मैमल्स, फिर सरीसृप यानी रेप्टाइल्स और कीट इंसेक्ट्स। ठीक है। स्तनधारी तो वो हो गए जो बच्चों को दूध पिलाते हैं, जैसे हम इंसान हैं, गाय है, और स्रोत में खास तौर पे चमगादड़ और वेल का जिक्र है। हाँ, इनमें अक्सर कंफ्यूजन होता है क्योंकि चमगादड़ उड़ता है और वेल पानी में रहती है। लोग सोचते हैं पक्षी है या मछली। बिल्कुल, लेकिन दोनों हैं स्तनधारी ही। फिर आते हैं सरीसृप जो रेंग कर चलते हैं, जैसे छिपकली, सांप, मगरमच्छ। छिपकली तो घरों में देखी जाती है। हाँ, और कीटों में तिलचट्टे मतलब कॉकरोच का जिक्र है। स्रोत ये भी बताता है कि परीक्षा में ना ऐसे मैचिंग वाले सवाल आते हैं। अच्छा, मिलान करने वाले। हाँ, जैसे एक तरफ श्रेणी लिखती स्तनधारी, सरीसृप, कीट और दूसरी तरफ उदाहरण चमगादड़, छिपकली, तिलचट्टा, फिर सही मिलान करना होता है। समझ गया। ये तो हुआ कि जीव कौन सी श्रेणी में है, पर जीव अकेले तो रहते नहीं, उनके आपस में रिश्ते भी होते हैं। उसके बारे में क्या बताया गया? हाँ, रिश्तों की बात करें तो परजीवी यानी पैरासाइट्स का जिक्र है। ये वो होते हैं जो दूसरे जीव पर रहकर उससे पोषण लेते हैं और उसको नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे जोक हो गई जो खून चूसती है, या सिर में जू पड़ जाती है। और पौधों में अमरबेल का उदाहरण दिया है, वो पेड़ पर लिपट कर उसका सारा पोषण खींच लेती है,
बेचारा पेड़ कमजोर हो जाता है। ये तो नुकसान वाला रिश्ता हुआ। और वो भैंस और बगुले वाला क्या था? वो भी तो बगुला भैंस पर ही निर्भर है। हाँ, ये अच्छा सवाल है। वो परजीवी नहीं है, वो कहलाता है सहभोजिता, कमेंसलिज्म। सहभोजिता? जी, इसमें बगुला भैंस की पीठ पर बैठकर कीड़े खाता है, तो बगुले को तो खाना मिल गया। और भैंस को कीड़ों से छुटकारा? बिल्कुल, तो बगुले को फायदा हुआ, पर भैंस को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये फर्क है, परजीवी नुकसान करता है, सहभोजी नहीं। अच्छा, ये अंतर महत्वपूर्ण है। हाँ, और एक सहजीविता, सिम्बायोसिस का भी जिक्र है, लाइकेन के उदाहरण से। उसमें शैवाल और कवक साथ रहते हैं और दोनों को फायदा होता है। एक खाना बनाता है, दूसरा सहारा देता है। वाह, ये तो तुम मुझे ये दो मैं तुम्हें वो दूं वाला हिसाब हो गया। कमाल है प्रकृति। चलिए अब जानवरों की कुछ अनोखी क्षमताओं पर आते हैं। उनकी इंद्रियों के बारे में क्या खास बातें हैं श्रुत में? एक बहुत दिलचस्प बात है रात में जागने वाले जानवरों के बारे में, जिन्हें निशाचर कहते हैं। नॉकटर्नल एनिमल्स। हाँ, श्रोत कहता है कि ये जानवर दुनिया को सिर्फ काले और सफेद, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में ही देख पाते हैं। सच में? रंग नहीं दिखते उन्हें? नहीं, उनकी आंखें अंधेरे में देखने के लिए बनी होती हैं, पर रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती, जैसे उल्लू। सोचिए जरा, दुनिया बिना रंगों के। और वो जो प्राकृतिक आपदाओं को पहले से महसूस कर लेने वाली बात थी, 2004 की सुनामी का जिक्र था शायद। हाँ, बिल्कुल। श्रोत इस पर जोर देता है कि कुछ जानवरों में ना आने वाले खतरे, जैसे भूकंप या तूफान, इनको भांपने की एक अजीब सी शक्ति होती है। कैसे? जैसे अंडमान में 2004 की सुनामी से ठीक पहले जानवरों ने अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया। कुत्ते रोने लगे, पक्षी अजीब तरह से उड़ने लगे। तो वहां की कुछ आदिवासी जनजातियों ने ये देखा और वो समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। अरे वाह। हाँ, और वो फौरन ऊंची जगहों पर चले गए और बच गए। श्रोत में 2001 के भुज भूकंप का भी ऐसा ही जिक्र है। जानवर शायद हमसे कहीं ज्यादा संवेदनशील होते हैं अपने पर्यावरण को लेकर। ये तो अविश्वसनीय है, लेकिन दुख की बात है कि हम इंसान ही अक्सर इन जानवरों के लिए खतरा बन जाते हैं। शिकार के कारणों का भी जिक्र है ना श्रोत में? हाँ, और ये बहुत दुखद है। स्रोत बताता है कि जानवरों का शिकार क्यों होता है। हाथी को मारा जाता है उसके दांतों के लिए, आइवरी के लिए। जी, गैंडे को उसके सींग के लिए। काजीरंगा नेशनल पार्क का जिक्र है ना, वो एक सींग वाले गैंडे के लिए ही मशहूर है। हाँ, असम में। बिल्कुल। फिर शेर, मगरमच्छ, सांप, इनको इनकी खाल के लिए मारा जाता है। और सबसे ज्यादा दुख होता है सुनकर कि कस्तूरी मृग, मस्क डियर, उसको बस थोड़ी सी खुशबू कस्तूरी के लिए मार देते हैं। सिर्फ खुशबू के लिए? हे भगवान, ये तो बहुत बुरा है। चलिए अब कुछ खास जानवरों पर थोड़ी और बात करते हैं। स्लॉथ के बारे में क्या जानकारी है? कहते हैं बहुत आलसी होता है। आलसी? अरे, आलस का बादशाह है वो। श्रोत बताता है कि वो भालू जैसा दिखता है, पर है नहीं, और दिन में करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टा लटक कर सोता रहता है। 17 घंटे उल्टा लटक के? हाँ, और अपने पूरे 40 साल के जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमता है। बस 8 पेड़ पूरी जिंदगी में? जी हाँ, और हफ्ते में सिर्फ एक बार नीचे उतरता है शौच के लिए। जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाता है। मतलब ऊर्जा बचाने का एक्सट्रीम लेवल है ये। कमाल है भाई। स्लॉथ से एकदम उलट बाघ की बात करते हैं, वो तो ताकत का प्रतीक है। स्रोत उसकी किन शक्तियों के बारे में बताता है? बाघ तो शक्ति और संवेदनशीलता दोनों का मेल है। स्रोत कहता है कि वो हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है, खासकर रात में। 6 गुना? हाँ, और उसकी मूंछें वो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, वो हवा में जरा सी भी कंपन होती है ना, उसे भांप लेती हैं। अच्छा जी, इससे उसे अंधेरे में शिकार ढूंढने और रास्ता पता करने में मदद मिलती है। इतनी संवेदनशील कि वो ये भी पता लगा लेता है कि पत्ता हवा से हिला है या किसी जानवर की वजह से। अरे वाह, ये तो सुपर सेंसर हो गया। बिल्कुल। और बाघ अपने इलाके में मूत्र करके गंध छोड़ता है ताकि दूसरे बाघों को पता रहे। जरूरत के हिसाब से आवाज भी बदल लेता है, कभी गुर्राना, कभी दहाड़ना, और दहाड़ इतनी तेज होती है कि 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे सकती है। हाँ, 3 किलोमीटर, बाप रे। अच्छा, हाथियों के बारे में भी काफी कुछ था शायद। उनका सामाजिक जीवन कैसा होता है? हाँ, हाथियों के बारे में भी स्रोत में अच्छी जानकारी है। उन्हें कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। हाँ, वो तो देखा है। क्यों? उससे उनके भारी शरीर को ठंडक मिलती है। और उनके बड़े बड़े कान देखें, वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, पंखे का काम भी करते हैं, हवा करके शरीर ठंडा रखते हैं। अच्छा। और खाते भी खूब है। एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलो से ज्यादा पत्ते झाड़ियां खा जाता है। 100 किलो? जी,
और उनके झुंड में ज्यादातर हथनियां और बच्चे ही होते हैं। नर हाथी बड़े होकर झुंड छोड़ देते हैं। और सबसे खास बात, झुंड की नेता सबसे बूढ़ी, सबसे अनुभवी हथनी होती है। मतलब एक तरह से मात्र सत्तात्मक समाज हुआ उनका। ये तो काफी दिलचस्प है। अब सांपों की बात करते हैं। इनके बारे में तो बहुत डर और गलतफहमियां हैं। भारत के सांपों के बारे में क्या बताया गया है? हाँ, स्रोत जहरीले सांपों पर फोकस करता है। बताता है कि भारत में मुख्य रूप से 4 तरह के जहरीले सांप मिलते हैं। नाग यानी कोबरा, कराइत, दुबोइया और अफाई। ये 4 सबसे खतरनाक हैं। जी, इन्हीं के काटने से जान जाने का खतरा ज्यादा होता है। और स्रोत ये भी समझाता है कि जब सांप काटता है तो उसके 2 खोखले जहरीले दांत होते हैं जिन्हें विषदंत या फैंग्स कहते हैं। उन्हीं से जहर शरीर में जाता है। अच्छा, और वो जो सपेरे बीन बजाकर सांप नचाते हैं, वो क्या है? सच में सांप धुन पर नाचते हैं? नहीं, ये एक बहुत बड़ा मिथक है। स्रोत साफ कहता है कि सांप के बाहरी कान नहीं होते, वो सुन ही नहीं सकते। तो फिर वो हिलते कैसे हैं? वो असल में जमीन पर जो कंपन होती है ना, वाइब्रेशंस, उसे महसूस करते हैं अपनी स्किन से। जब सपेरा बीन बजाता है और हिलता है तो सांप उसी कंपन और हरकत पर प्रतिक्रिया देता है। हिलता डुलता है, लोग समझ लेते हैं कि नाच रहा है। ओहो, तो ये बात है। मैं तो हमेशा सोचता था। अच्छा, स्रोत में कालबेलिया समुदाय का भी जिक्र है। हाँ, सपेरों को कालबेलिया भी कहते हैं और उनके नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। वो उनकी संस्कृति का हिस्सा है। समझ गया। अब जरा छोटे जीवों पर आते हैं। चींटियों के बारे में क्या खास है? वो हमेशा लाइन में क्यों चलती हैं? चींटियां तो कमाल की सामाजिक कीट हैं। स्रोत बताता है कि वो मिलजुल कर रहती हैं और काम बटा होता है। रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही बिल की रक्षा करते हैं और मजदूर चींटियां खाना लाती हैं। और वो लाइन? हाँ, वो लाइन इसलिए बनती है क्योंकि चींटियां चलते समय जमीन पर एक खास गंध छोड़ती जाती हैं। पीछे वाली चींटियां उसी गंध को सूंघते हुए आगे बढ़ती हैं, रास्ता नहीं भटकती। अरे वाह, ये तो उनका अपना जीपीएस सिस्टम हो गया। दीमक, ततैया, मधुमक्खी, ये भी ऐसे ही सामाजिक कीट हैं। जी हाँ, ये सब समूह में रहते हैं और काम बांट कर करते हैं। और मच्छर? इनसे तो गर्मियों में सब परेशान रहते हैं। ये हमें अंधेरे में भी कैसे ढूंढ लेते हैं? हाँ, मच्छर तो है ही परेशानी। स्रोत कहता है कि वो हमें हमारे शरीर की गंध से, खासकर पैरों के तलवों की गंध से और हमारे शरीर की गर्मी से पहचान लेते हैं। पैरों के तलवों की गंध से? अच्छा। हाँ, और वो अंडे देते हैं रुके हुए पानी में। इसीलिए डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैलती हैं। तो पानी जमा नहीं होना देना चाहिए। बिल्कुल। और स्रोत एक उपाय भी बताता है कि अगर कहीं पानी जमा हो भी गया है तो उस पर थोड़ा मिट्टी का तेल डाल दें। तेल डालने से क्या होगा? तेल डालने से पानी के ऊपर एक परत बन जाती है। इससे पानी का पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, कम हो जाता है और ऑक्सीजन पानी में नहीं घुल पाती, तो मच्छर के लार्वा को सांस नहीं मिलती और वो मर जाते हैं। अरे वाह, ये तो बड़ा वैज्ञानिक तरीका है। चलिए अब पक्षियों की दुनिया में चलते हैं। कुछ खास पक्षियों का जिक्र था स्रोत में, जैसे वो वीवर पक्षी। हाँ, वीवर पक्षी, जिसे बया भी कहते हैं, उसका घोंसला बनाने का तरीका बड़ा अनोखा है। स्रोत बताता है कि इसमें नर पक्षी एक से ज्यादा बहुत सुंदर बुने हुए घोंसले बनाता है। नर बनाता है? हाँ, नर। फिर मादा आती है, सारे घोंसलों को देखती है, परखती है और जो उसे सबसे अच्छा और सुरक्षित लगता है उसी में अंडे देती है। ये तो पक्षियों का स्वयंवर हो गया। कमाल है। और उल्लू? उल्लू के बारे में स्रोत कहता है कि वो अपनी गर्दन काफी पीछे तक घुमा सकता है, लगभग 270 डिग्री, और उसकी आंखें हमारी तरह सामने होती हैं, जिससे उसे दूरी का अंदाजा अच्छा लगता है। और गिद्ध? उन्हें पर्यावरण का सफाई कर्मी कहते हैं। हाँ, क्योंकि वो मरे हुए जानवरों को खाकर सफाई कर देते हैं। लेकिन स्रोत एक दुखद बात भी बताता है। डाइक्लोफिनैक नाम की एक दवा थी जो जानवरों के इलाज में इस्तेमाल होती थी। जब वो जानवर मर जाते थे और गिद्ध उन्हें खाते थे तो उस दवा से गिद्धों की किडनी फेल हो जाती थी। हाँ, इससे उनकी संख्या बहुत तेजी से कम हुई। अब खैर उस दवा पर बैन लग गया है। शुक्र है। अच्छा, पक्षियों की चोंच भी तो अलग अलग होती है। बिल्कुल, उनकी चोंच उनके खाने के हिसाब से होती है। जैसे मांस खाने वाले बाज, चील की चोंच हुक जैसी नुकीली होती है, फाड़ने के लिए। हाँ, तोते की चोंच फल कुतरने के लिए मुड़ी हुई और मजबूत होती है। कबूतर, गौरैया की छोटी मजबूत चोंच अनाज के लिए।
बगुले की लंबी पतली चोंच कीड़े या मछली पकड़ने के लिए। और बत्तख की वो चपटी सी होती है। हाँ, बत्तख की चोंच में एक तरह का फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है। वो पानी या कीचड़ से खाना छानकर खा सकती है। ये सब अनुकूलन है, मतलब अडेप्टेशन। ये तो प्रकृति के बनाए हुए औजार हुए, अलग अलग काम के लिए। वाह। अब मधुमक्खी पालन पर आते हैं। जी स्रोत में बिहार के मुजफ्फरपुर का जिक्र क्यों था? हाँ, मधुमक्खी पालन यानी एपीकल्चर। मुजफ्फरपुर का जिक्र इसलिए है क्योंकि वहाँ लीची के बहुत बाग हैं और लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत पसंद आते हैं। अच्छा, तो वहाँ शहद अच्छा बनता होगा। जी हाँ, इसीलिए वो इलाका मधुमक्खी पालन के लिए मशहूर है। स्रोत ये भी बताता है कि मधुमक्खी पालन का सही समय अक्टूबर से दिसंबर होता है। क्यों भला? क्योंकि इसी समय रानी मक्खी अंडे देती है। हर छत्ते में एक ही रानी मक्खी होती है। और नर मक्खी? नर मक्खी, जिसे ड्रोन कहते हैं, वो कुछ खास काम नहीं करते। स्रोत में उन्हें निठल्ले कहा गया है। हा। तो सारा काम कौन करता है? सारा काम श्रमिक मक्खियां, वर्कर बीज करती हैं। रस ढूंढना, शहद बनाना, छत्ता बनाना, बच्चों को पालना, सब कुछ। और वो नाचने वाली बात क्या थी? हाँ, वो बहुत दिलचस्प है। जब किसी श्रमिक मक्खी को कहीं फूलों का रस मिल जाता है तो वो वापस छत्ते पर आकर एक खास तरह का नाच करती है। नाच? हाँ, उसे वैगल डांस कहते हैं। उस नाच से वो दूसरी मक्खियों को बताती है कि खाना किस दिशा में है और कितनी दूर है। अरे वाह, नाच से रास्ता बताना, ये तो अद्भुत है। चलिए अब पौधों की दुनिया देखते हैं। रेगिस्तानी ओक के बारे में क्या खास है? रेगिस्तानी ओक, जैसा नाम से लगता है, रेगिस्तान में मिलता है, पर ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में। अच्छा, भारत में नहीं? नहीं, इसकी खास बात यह है कि इसमें पत्तियां बहुत कम होती हैं पानी बचाने के लिए, और इसकी जड़ें वो पानी की तलाश में बहुत नीचे तक जाती हैं। पेड़ जितना ऊंचा होता है ना, उससे लगभग 30 गुना ज्यादा गहरी। 30 गुना? हाँ, और सबसे कमाल की बात, ये अपने तने में पानी जमा रखता है। तने में? जी, और जब वहाँ के लोगों को पानी की कमी होती है तो वो इसके तने में पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। क्या बात है, ये तो चलता फिरता पानी का टैंक हो गया। और वो कीड़े खाने वाला पौधा, वो क्या था? वो है घटपर्णी पौधा, पिचर प्लांट। इसे निपेंथीज भी कहते हैं। ये मांसाहारी पौधा है। मांसाहारी पौधा? हाँ, ये इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत में मेघालय में मिलता है। इसका आकार एक घड़े या सुराही जैसा होता है, जिसके ऊपर एक ढक्कन होता है। ये एक खास खुशबू छोड़ता है। कीड़ों को फंसाने के लिए? बिल्कुल, कीड़े खुशबू से खिंचे चले आते हैं और घड़े के अंदर फिसल जाते हैं। जैसे ही कीड़ा अंदर गया, ढक्कन बंद, फिर पौधा उसे पचाकर पोषक तत्व ले लेता है। बाप रे, पौधे भी शिकार करते हैं। अच्छा, स्रोत में बाहर से आई सब्जियों का भी जिक्र था। कौन कौन सी? हाँ, ये भी मजेदार है। जैसे हम जो हरी मिर्च खाते हैं, टमाटर, आलू, ये सब दक्षिण अमेरिका से आए हैं। सच में? हाँ? ये भारतीय नहीं है? नहीं, पत्ता गोभी और मटर यूरोप से आए, कॉफी बीन्स और भिंडी अफ्रीका से, और सोयाबीन चीन से आई है। अरे, मतलब हमारी थाली तो काफी अंतर्राष्ट्रीय है। चलिए अब कुछ प्रेरणादायक इंसानी कहानियों की बात करते हैं। अल-बिरूनी कौन थे? अल-बिरूनी उज़्बेकिस्तान से आए एक विद्वान और यात्री थे, 1000 साल से भी पहले। वो यहाँ भारत आए और यहाँ की चीज़ों का, खासकर तालाब बनाने की कला और पानी के प्रबंधन का बहुत बारीकी से अध्ययन किया। अच्छा। हाँ, वो यहाँ के ज्ञान से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने सब कुछ अपनी किताब किताबुल हिंद में लिखा। ये तो बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ। और बछेंद्री पाल, उनका नाम तो सुना है। जी हाँ, बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हैं और दुनिया की 5वीं। वाह। उन्होंने 1984 में ये कारनामा किया था। उनकी कहानी हिम्मत और लैंगिक रूढ़ियों को तोड़ने की मिसाल है। बिल्कुल। एक और नाम था सूर्यमणि, उनकी कहानी क्या है? सूर्यमणि झारखंड की एक आदिवासी लड़की हैं, कुड़ुक समुदाय की। उन्हें अपने जंगल और अपनी संस्कृति से बहुत प्यार है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखा कि जंगल कट रहे हैं, उनकी भाषा संस्कृति खत्म हो रही है, तो उन्होंने तोरंग नाम का एक केंद्र खोला। तोरंग का मतलब होता है जंगल। वहाँ वो बच्चों को अपनी भाषा, संस्कृति, जड़ी बूटियों का ज्ञान सिखाती हैं। ये तो बहुत जरूरी काम है अपनी जड़ों को बचाने का। हाँ, और इसी से जुड़ा जंगल अधिकार कानून 2007 का भी जिक्र है, जो कहता है
कि जो आदिवासी 25 साल से जंगल में रह रहे हैं उनका उस जमीन और जंगल पर अधिकार है। ये तो उनके अधिकारों को मान्यता देना हुआ। अच्छा, अंत में 2 और चीजें थी। मृत सागर, डेड सी, वो क्यों खास है? मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। मतलब उसमें नमक इतना ज्यादा है, कहते हैं 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक। इतना नमक? हाँ, इसी वजह से उसका पानी इतना भारी, इतना घना है कि उसमें कोई डूबता नहीं है। आप बस लेट जाइए और तैरते रहेंगे। अरे वाह, ये तो अनुभव करने लायक है। और आखिरी सवाल, ग्रेगर मेंडल, उन्हें क्यों याद किया गया? ने मटर के पौधों पर प्रयोग करके पता लगाया था कि माँ बाप के गुण बच्चों में कैसे जाते हैं। अच्छा, वो मटर वाले प्रयोग? जी हाँ, उन्होंने ही बताया कि कुछ गुण प्रभावी होते हैं, कुछ अप्रभावी। उन्हीं के काम से जेनेटिक्स की शुरुआत हुई। वाकई इस एक मैराथन क्लास के ट्रांसक्रिप्ट से कितनी सारी बातें पता चली, जानवरों के व्यवहार से लेकर पौधों के अनुकूलन, इंसानी कहानियों और वैज्ञानिक सिद्धांतों तक। बिल्कुल, ये दिखाता है कि हमारे आसपास की दुनिया कितनी अद्भुत और जटिल है। जरूरत है बस ध्यान से देखने और समझने की। सही कहा। तो सुनने वालों के लिए आज का विचार छोड़ जाते हैं। जैसे हमने आज प्रकृति की छोटी छोटी चीजों पर गौर किया, घटपर्णी का जाल हो या चींटियों का रास्ता, क्या हम अपने रोजमर्रा के जीवन में भी, चाहे वो इंसानी रिश्ते हों या सामाजिक मुद्दे, इसी तरह की गहरी नजर और जिज्ञासा ला सकते हैं? सोचिएगा जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ।